हम लोग देखेंगे पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया जो है सेकेंड टाइप है। इससे पहले हमने देखा था फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एंड जो सेकेंड टाइप होता है पॉलीसाइथीमिया वो होता है पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमको तो ये मिलना होता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब बहुत कॉमनली हमको मिलता है, और जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे तो यही आपको डायग्नोज करना होता है। तो पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया बोल दें या बोल दें पॉलीसाइथीमिया वेरा, पॉलीसाइथीमिया वेरा बोल दें, बात एक ही है। एग्जाम में पॉलीसाइथीमिया वेरा नाम से आता है। एग्जैक्टली यही क्या होता है, पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया होता है। एक और नाम होता है एरिथ्रीमिया। एरिथ्रीमिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रीमिया या पॉलीसाइथीमिया वेरा या पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया हम बोल रहे हैं। अ पैथोलॉजिकल कंडीशन हैविंग आरबीसी काउंट वेल अबो नॉर्मल। क्या बोल रहा है कि भाई इसमें जो आरबीसी काउंट हैं वो नॉर्मल से हमको कैसे मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, तब हम इसे क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथीमिया वेरा बोलेंगे, पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया मिलेंगे। एक पैथोलॉजिकल कंडीशन में, एक पैथोलॉजी की कंडीशन में जब बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है, कोई डिजीज़, एग्जैक्टली आप याद रखें, कोई डिजीज़ की कंडीशन में, कोई भी डिजीज़ की कंडीशन मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन में बॉडी के अंदर यदि आरबीसी का काउंट नॉर्मल से ज़्यादा मिलता है, हम उसे बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा बोलते हैं, या हम लोग बोलेंगे पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया बोलेंगे। आगे बात करेंगे जो पॉलीसाइथीमिया या पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया जो है वो एग्जैक्टली दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया और एक होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया या सेकेंड बोलेंगे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, या प्राइमरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया या सेकेंडरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया हम लोग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी है वो एग्जैक्टली क्या होता है, ट्रू पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है। एग्जैक्टली जो ट्रू वाला जो होता है वो होता है प्राइमरी, या इसका एक और नाम होता है ट्रू पॉलीसाइथीमिया वेरा बोलते हैं। और जो सेकेंडरी है वो सेकेंडरी होता है, हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया या पॉलीसाइथीमिया जो वेरा है, ट्रू पॉलीसाइथीमिया वेरा इस नाम से भी एग्जाम में आता है, वो क्या होता है, ठीक। तो स्टेम सेल्स ऑफ रेड बोन मैरो, हमारी बॉडी में बोन मैरो होता है, बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं। सभी को पता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स फॉर्म होती हैं वो रेड बोन मैरो से होती हैं। हमारी बॉडी में जब हम लोग यंग होते हैं या बर्थ के बाद बोलेंगे तो 20 साल के पहले हम बात करेंगे, हमारी जो बोन मैरो होती है वो लगभग येलो बोन मैरो, एग्जैक्टली हमारी बॉडी में जो शुरू में जब हम लोगों की बर्थ होता है, बॉडी बेबी बर्थ होगा तो उसका जो बोन मैरो होता है रेड बोन मैरो होता है। पूरा जितना बोन मैरो बॉडी में होता है वो रेड होता है। लेकिन जैसे जैसे एज आगे बढ़ते जाती है रेड बोन मैरो जो होता है येलो में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ फैट। तो जो रेड बोन मैरो होता है वही एक्टिव फॉर्म होता है बोन मैरो का, और जो हमारी ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को फॉर्म करता है। हम यहाँ आरबीसी की बात कर रहे हैं, तो आरबीसी को फॉर्म करने के लिए क्या होगा, रेड बोन मैरो होगी। और जो आपकी रेड बोन मैरो येलो में कन्वर्ट हो गई है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, वो आपकी ब्लड सेल्स फॉर्म नहीं करती हैं। 20 साल की एज तक लगभग 50% ऑफ बोन मैरो, जो रेड बोन मैरो होता है वो 50% जो रेड बोन मैरो वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बोल सकते हैं 20 साल के बाद 50% येलो होता है एंड 50% रेड बोन मैरो होता है, मतलब 50% एक्टिव बोन मैरो होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स फॉर्म करता है। तो हमारे रेड बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्टार्ट करती हैं किसको प्रोड्यूस करने के लिए, आरबीसी को प्रोड्यूस करती हैं, और बिना किसी प्रकार के रुकाव को छोड़ के, विदाउट इनिबिशन, मतलब किसी प्रकार की रुकावट को छोड़कर, मतलब कोई भी, जैसे बोन मैरो हमारी बॉडी में है, रेड बोन मैरो है, वो आरबीसी प्रोड्यूस करता है, और जब हमारी बॉडी में उसकी डिमांड पूरी जाती है तो ऑटोमेटिकली उसके अनुसार ही हमारा जो रेड बोन मैरो का जो है रेगुलेशन चलता है। डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस बढ़ जाएगी, और डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली वो स्लो हो जाएगी। लेकिन जब हम लोग ट्रू पॉलीसाइथीमिया वेरा की बात करेंगे, ट्रू
पॉलीसाइथीमिया वेरा की बात करेंगे या प्राइमरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो रेड बोन मैरो होता है उसकी जो स्टेम सेल्स होती हैं वो विदाउट इनिबिशन, किसी प्रकार की रुकावट के बिना क्या करेगी, लगातार परसिस्टेंट इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, लगातार वो क्या करेगी, आरबीसी का फॉर्मेशन करेगी, जिस कारण से हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो ये होने लगेगा और जिससे हम बोलेंगे हमारी बॉडी में आरबीसी का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाएगा और इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथीमिया वेरा बोलेंगे या प्राइमरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया बोलेंगे। इसमें कंडीशन क्या है, स्टेम सेल्स जो है वो क्या कर रही है, बिना रुकावट के लगातार, ये आपको याद रखना है, जब हमारी स्टेम सेल्स जो होती है रेड बोन मैरो की, वो किसी प्रकार का जो उसको कंट्रोल होता है कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना, मतलब कैसे कि जब हमारी डिमांड होगी तो ऑटोमेटिक आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जो ये रेगुलेशन की जो प्रोसेस है ये बिल्कुल बॉडी में ख़त्म हो चुकी है और किसी प्रकार की रुकावट के बिना वो लगातार, उसको ये पता ही नहीं है, उसको ये मतलब बॉडी को रीड ही नहीं कर पा रहा है, बोन मैरो रीड ही नहीं कर पा रहा है कितनी डिमांड है, बस वो क्या है, आरबीसी फॉर्म करते जा रहा है, बनाया जा रहा है, वो कंडीशन कहलाएगी ट्रू पॉलीसाइथीमिया वेरा या प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, साथ में कभी कभी इसमें आरबीसी लेवल भी हमको क्या डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो भी हमको नॉर्मल से ज़्यादा मिलता है कभी कभी। ठीक है ना, ये एग्जैक्टली हमको कब मिलता है, माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर या हम बोलेंगे मैलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मैरो, कैंसर, मैलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मैरो, जब मैलिग्नेंसी हो जाती है, कैंसर की कंडीशन हो जाती है बोन मैरो में, उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है, बिना रेगुलेशन के लगातार आरबीसी का फॉर्मेशन करती जाती है और साथ में डब्ल्यूबीसी का भी कर लेती है और प्लेटलेट्स का भी हमको यहाँ पर मिल सकता है। तो जब भी हम ट्रू पॉलीसाइथीमिया वेरा की बात करेंगे तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है, ये मैलिग्नेंट कंडीशन में हमको मिलता है, मैलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मैरो, मतलब कैंसर वाली कंडीशन में मिलता है, या माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें जो रेड बोन मैरो के स्टेम सेल्स हैं उनका जो रेगुलेटरी मैनेजमेंट था वो खराब हो चुका है, वो बिना रेगुलेशन के, बिना रुकावट के लगातार आरबीसी का फॉर्मेशन कर रही हैं और हमारी बॉडी में आरबीसी का नंबर बढ़ रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल से बढ़ रहा है, जिसे हम बोलेंगे ट्रू पॉलीसाइथीमिया वेरा या प्राइमरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया हम लोग बोलते हैं। तो ये हमको मैलिग्नेंसी में, कैंसर की कंडीशन में मिलता है, वो भी किसके, रेड बोन मैरो के या रेड बोन मैरो के स्टेम सेल्स के कैंसर वाली कंडीशन में हमको मिलता है। ठीक, सेकेंड बात करेंगे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया बोल देंगे या सेकेंडरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया बोलेंगे। सेकेंडरी वर्ड एक्चुअली में इसलिए है कि सेकेंडरी टू सम पैथोलॉजिकल कंडीशन या डिजीज, ये याद करिए, बॉडी में कोई कैंसर की बात नहीं कर रहा, उसको छोड़ के यदि ऐसी कोई दूसरी डिजीज हो गई है, ठीक है, ऐसी कोई डिजीज हो गई है, उस डिजीज के कारण डिजीज के नाम बताऊंगा मैं आपको, उस डिजीज के कारण यदि बॉडी में क्या होता है, आरबीसी का लेवल बढ़ता है, नॉर्मल से बढ़ता है, तब हम उसे बोलेंगे सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी कोई डिजीज हो गई और उस डिजीज के कारण हमारी बॉडी में आरबीसी का लेवल बढ़ रहा है, आरबीसी का संख्या बढ़ रहा है, आरबीसी का काउंट बढ़ रहा है, तो डिजीज कौन सी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जनरली डिजीज का नाम है आपको पता होना चाहिए, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज जब हो जाती है, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज हो जाती है सीओपीडी, तो इसमें क्या होगा, लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेगा, मतलब डिजीज कौन सी, लंग्स की डिजीज के कारण जब बॉडी में आरबीसी का काउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, कॉल्ड सेकेंडरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया या सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में से बोलते हैं। ये जो है किसके बाद हो रहा है, सेकेंडरी हो रहा है, प्राइमरी क्या है, लंग्स डिजीज हो गई है, उस कारण से हो रहा है, इसलिए सेकेंडरी वर्ड आया है। तो जब भी लंग्स डिजीज होती है तो क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और प्रॉपर ऑक्सीजन लंग्स तक तो जा रहा है लेकिन लंग्स से हमारे आरबीसी में जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। आपकी आरबीसी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर आपके ब्लड वेसल्स में जाती है, ये आपका लंग्स है,
ठीक है। और यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ से ऑक्सीजन क्या होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से जाती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ जाती है। लेकिन लंग्स में प्रॉब्लम होने के कारण क्या हो रहा है, COPD एक डिजीज़ है, COPD ग्रुप ऑफ डिजीज़ कहलाती है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती है, मतलब लंग्स में ऐसी कोई डिजीज़ हो जाए जो क्या करे, ऑक्सीजन को प्रॉपरली डिफ्यूज़ होने से रोक दे, जिससे ऑक्सीजन यहाँ ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में कम पहुँचेगा। बॉडी में कम पहुँचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी सेल को ऑक्सीजन कम पहुँचेगा। एग्जैक्टली बोलेंगे हमारे ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो मेरी किडनी में स्पेसिफिक टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड में ऑक्सीजन के सैचुरेशन को रीड करती हैं। वो ऑक्सीजन के सैचुरेशन को रीड करेगी और उसको मालूम चल जाएगी कि क्या हो जाएगा कि ब्लड में हाइपोक्सिया है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है। और जैसी हमारी किडनी सेल को मालूम चलता है कि भैया ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है या ऑक्सीजन की कमी है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या निकालेगा, आपका हार्मोन निकालेगा। मैं आपको बता दूं, जब लंग्स डिजीज़ हो रही है तो इसमें हमारी आरबीसी की संख्या नॉर्मल है, लेकिन ऑक्सीजन कम आने के कारण आरबीसी में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन वो कम होने के कारण हमारे किडनी की जो कैपिलरीज ने रीड किया कि भाई हाइपोक्सिया है, उसने रीड कर दिया हाइपोक्सिया है, जिस कारण से मेरी किडनी में जो स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन, वो हार्मोन क्या होता है, निकलना चालू होता है। और वो निकलता है, ब्लड में आता है, ब्लड से बोन मैरो में पहुंचता है और बोन मैरो में जाके स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करता है और क्या करता है कि लार्ज नंबर में आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोडक्शन करवाता है। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, उसे फुलफिल करने के लिए हमारा जो है बॉडी है क्या करेगी, कंपनसेटरी मैकेनिज्म करती है, लार्ज नंबर में आरबीसी का फॉर्मेशन करवा देती है और वो आरबीसी आती है और वो ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में हेल्प करती है। तो यदि किसी को COPD है या लंग्स की डिजीज़ है, उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया होगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि लंग्स से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है। आरबीसी की वैल्यू जब मतलब डिजीज़ जब होगी तो उस टाइम क्या है, यदि डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, जो COPD डिजीज़ की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली अंदर ऑक्सीजन कम जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आरबीसी का जो सर्कुलेशन में जो आरबीसी में जो ऑक्सीजन उसका लेवल भी कम हो जाएगा। उस कारण से हमारी बॉडी में किडनी इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करवाएगी एंड फाइनली लार्ज नंबर में आरबीसी प्रोड्यूस करवाएगी। तो इस कारण से हमारी बॉडी में COPD में या कोई भी लंग्स डिजीज जैसे हो गया, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया, ठीक है, लंग्स ट्यूबरकुलोसिस हो गई, इन सब डिजीज़ में हो सकता है किसी को पॉलीसाइथीमिया मिल जाए, लेकिन इसे हम सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया मिलेंगे, सेकेंडरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया मिलेंगे, क्योंकि लंग्स डिजीज़ कारण क्या हो गया है, हमारी बॉडी में आरबीसी काउंट बढ़ गया है। ठीक है, तो ये होता है। सेकेंड बात करेंगे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। हमारी बॉडी में यदि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो जाएगा तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की कंडीशन में भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में आरबीसी काउंट बढ़ सकता है। कैसे, आपको बता दूं, मान लेते हैं कोई ह्यूमन है, उसकी बॉडी में नॉर्मल आरबीसी हैं, सब बढ़िया है, लेकिन उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। अब ब्लड को पंप करता है मतलब आरबीसी को पंप करता है, आरबीसी को पंप करता है मतलब वो हमारी बॉडी में आरबीसी को प्रॉपरली पंप करेगा, तो प्रॉपरली हमारी बॉडी में जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन को लेके जाएंगी। यदि नॉर्मल ब्लड को पंप करेगा मतलब नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होगा, नॉर्मल ब्लड पंप करेगा, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होगा, नॉर्मल आरबीसी क्या होंगी, ब्लड के थ्रू पहुंचेंगी और कहाँ पहुंचेंगे, हमारे टारगेट सेल पे, हमारे बॉडी की सेल में पहुंचेंगी और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, प्रॉपरली सप्लाई करेंगी। लेकिन यदि कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, हमारा हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं करेगा, हार्ट डिजीज़ के कारण हमारा हार्ट पंप नहीं करेगा तो कार्डियक आउटपुट प्रॉपर नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट प्रॉपर नहीं होगा तो ब्लड भी प्रॉपरली पंप नहीं होगा, ब्लड पंप नहीं होगा तो उसमें आरबीसी प्रॉपरली जो पंप होना चाहिए जिस फोर्स से, वो पंप नहीं हो पाएंगी, जिस कारण से हमारी बॉडी में जो आरबीसी है वो सेल तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएंगी। अब आरबीसी नहीं पहुंच पाएंगी तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन बन जाएगी। फिर मेरी किडनी की जो कैपिलरीज होती हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैपिलरीज होती हैं, फिर वो रीड कर लेंगी किसको, कि भैया बॉडी में हाइपोक्सिया हो गया है। उसको तो हाइपोक्सिया से मतलब है, चाहे वो
लंग्स के कारण हो, चाहे वो हार्ट के कारण, चाहे किसी भी कारण से हो, तो उसको मालूम चला कि भाई हाइपॉक्सिया हो गया है। फिर मेरी कैपिलरी ने इम्पल्स जनरेट की, वो किडनी के पास पहुंचाई, किडनी में ही, और स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन जिसका नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन उसको प्रोड्यूस करवाएगी। इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होकर कहाँ पर आएगा, ब्लड में आएगा, और ब्लड में आने के बाद फिर कहाँ पहुंचेगा, मेरे टारगेट ऑर्गन मतलब बोन मैरो में पहुंचेगा, और बोन मैरो की स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और फिर लार्ज नंबर में आरबीसी को प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, तो इस कारण से हमारी बॉडी में फिर से लार्ज नंबर में आरबीसी बन गई, और लार्ज नंबर में आरबीसी बनेगा तो ऑटोमेटिक आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। लेकिन डिजीज कौन सी थी, हार्ट की डिजीज के कारण क्या हो गया, मेरी बॉडी में आरबीसी काउंट बढ़ गया है, जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया गया है, जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया हम लोग उसे बोलेंगे। तो लंग्स की डिजीज में कंजेनाइटल हो या किसी भी कंजेनिटल डिजीज, हार्ट डिजीज हो, या कभी किसी को लंग्स डिजीज, हार्ट डिजीज हो जाती है, जिस कारण से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, कार्डियक पंप कम हो जाता है, ब्लड आरबीसी प्रॉपर्ली पंप नहीं होंगी, तब हमारी बॉडी में हाइपॉक्सिया होगा, जिस कारण से ऑटोमेटिकली मेरी किडनी इरिथ्रोपोइटिन निकालेगी और लार्ज नंबर में ऑटोमेटिक आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। तो हम इससे बोलेंगे फिर सेकेंडरी लंग्स और हार्ट डिजीज के कारण क्या हो गया है, पॉलीसाइथीमिया हो गया है, सेकेंडरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। पैथोलॉजी क्यों है, क्योंकि लंग हार्ट की डिजीज हो गई है। इसकी बात करेंगे रिपीटेड माइल्ड हैमरेज, यदि किसी को लगातार हैमरेज हो रहा है, माइल्ड हैमरेज, लगातार बॉडी से थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे हम पाइल्स की बात करते हैं, यदि किसी को बहुत लंबे समय से पाइल्स है, उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस पर डे होता है, तो ऑटोमेटिक ब्लड लॉस होगा, बॉडी से ब्लड लॉस होगा, मतलब ब्लड लॉस मतलब आरबीसी लॉस, आरबीसी लॉस मतलब ऑटोमेटिकली आरबीसी की संख्या बॉडी में कम हो जाएगी। अब आरबीसी की संख्या बॉडी में कम होगी तो जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करने की जो आरबीसी हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली बॉडी में क्या होगा, आपके ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। फिर मेरी किडनी की जो कैपिलरीज है वो रीड करेगी भैया हाइपॉक्सिया हो गया है, फिर वो इरिथ्रोपोइटिन निकालेंगी, और फिर मेरी बॉडी में क्या होगा, लार्ज नंबर में आरबीसी का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। और ये लगातार लंबे समय से होगा, तब बोल रहा हूँ एक दो दिन होने से नहीं, हो सकता है कि एक दो साल से उसको धीरे ब्लड लॉस हो रहा है, तब बॉडी में हमको क्या मिल सकता है, पॉलीसाइथीमिया मिल सकता है। पाइल्स के कारण, किसी कारण से ब्लड लॉस के कारण जब हमारी बॉडी में पॉलीसाइथीमिया होता है तो हम उसे बोलते हैं सेकेंडरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया या सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हम लोग बोलते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है या डिजीज़ है जब वो क्या मिलता है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया मिलता है। और एक बेसिक याद रखें, जब भी बॉडी में किसी भी कारण से हाइपॉक्सिक कंडीशन बनती है, किसी भी कारण से हाइपॉक्सिक कंडीशन बनती, कोई भी डिजीज़ के कारण, यदि कोई भी बीमारी के कारण हमारी बॉडी में हाइपॉक्सिक कंडीशन बनती है तो हमारी बॉडी पॉलीसाइथीमिया वगैरह प्रोड्यूस करेगी, मतलब सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया कॉज करेगी, सेकेंडरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया कॉज करेगी। जब कोई भी डिजीज़ हो, बोन मैरो को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, बोन मैरो को छोड़कर कोई दूसरी डिजीज़ यदि होती है, लंग्स डिजीज़, हार्ट डिजीज़, आपका पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, कहीं आपका ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, किसी भी कारण से यदि आपकी बॉडी में हाइपॉक्सिया होगा तो सेकेंडरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया आपको मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी या जिसे हम बोल देंगे ट्रू पॉलीसाइथीमिया वगैरह, वो क्या होता है, कैंसर की कंडीशन की बात करेंगे हम लोग, जिसमें हमारे रेड बोन मैरो की जो स्टेम सेल्स हैं उसका जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बिल्कुल ख़राब हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, वो अनकंट्रोल आरबीसी फॉर्म कर रही है, ठीक है। और जो सेकेंडरी पैथोलॉजी पॉलीसाइथीमिया होता है, इसमें क्या है, कोई बोन मैरो का डिजीज़ नहीं, इसमें क्या है, लंग्स की डिजीज़ हो गया, कार्डियक डिजीज़ हो गया, आपका ब्लड लॉस हो गया, इन सब कारण से आपको क्या मिल सकता है, पॉलीसाइथीमिया मिल सकता है, जिसे हम सेकेंडरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया बोलेंगे। तो दोनों एग्जाम में आता है, यदि एग्जाम में आता है पॉलीसाइथीमिया वेरा, पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया, तो आपको ये दोनों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और ट्रू वाला जो है वो आपका ये है प्राइमरी, एंड जो सेकेंडरी है वो किसी डिजीज़ के बाद होता है, इसलिए इसका नाम सेकेंडरी हो गया। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे अब रेगुलरली। अभी बहुत दिन से वीडियोस नहीं बना पा रहा था मैं, लेकिन अब वीडियो रेगुलर आपको मिलेंगे, खासकर फिजियोलॉजी के तो आपको मिलेंगे ही। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया का, एंड अब जो सेकेंड है वाला जो वीडियो है पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया, वो भी आप देख सकते हैं। जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यदि आप कॉन्सेप्चुअली आप फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे तो जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे पैथोलॉजी पढ़ने तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको पैथोलॉजी प्रॉपर आएगी। क्योंकि किसी भी क्लिनिकल
या डिजीज़ को डायग्नोस करना है तो हमें फिजियोलॉजी तो आना बहुत ज़रूरी होता है, फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आपको बनना ही चाहिए।